संसार का सबसे बड़ा अपराध है और सबसे बड़ी असफलता है कमजोर रहना। कमजोर चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, उसको अधिकांश दुनिया में नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज 11 मार्च को सायंकाल 6:24 पर 2026 की ये तारीख है। इस समय लोकसभा में जो पक्ष विपक्ष जो संसद में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था वो ध्वनिमत से खारिज हो गया। दूसरी तरफ सबसे बड़ी घटना ये है कि भारत सहित पूरे विश्व को एक चेतावनी है, समर्थ को नहीं दोष को साई। जो मजबूत है, जिसकी लाठी उसका भैंस, माइट इज ए राइट ऑलवेज। शक्ति की पूजा होती है, परंतु जब शक्ति दिशाहीन हो जाती है तो उसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत वेदै ज्ञानाय दानाय चिरक्षणाय। इसलिए भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। वो जड़ चेतन के कल्याण की बात करती है, वो शक्ति की पूजा की बात करती है, वो सत्य पथ पर चलने की बात करती है। परंतु आज देश में जो हालत हो गई है, अभी एक पखवाड़े से 11-12 दिन हो रहे हैं, इजराइल और रूस अमेरिका द्वारा ईरान पे हमले के बाद जो युद्ध छिड़ा, उसकी विभीषिका में पूरा विश्व चपेट में आ गया। पूरे संसार में ईंधन, तेल इत्यादि के लिए त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई की दंश से आम जनमानस का जीवन पहले तो कहता है कोई बने निरप हमें ही क्या हानि। हकीकत में ये है कोई बने निरप हमें ही हानि। अगर सही व्यक्ति, सही दल, सही सोच के लोग सत्ता में नहीं आते तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव आम जनमानस के लिए पड़ता है। आम जनमानस जिस ढंग से अराजकता, एक संदेश जिस प्रकार से अमेरिका ने इन ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दिया, वेनेजुला के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से जबरदस्ती पकड़ के घुसपैठ के द्वारा वहां पे रात में जाकर और उसे बंधक बनाकर अपनी अदालत में लाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान पे इस प्रकार का हमला किया कि आप परमाणु बम, जो अमेरिका के हाथ नागासाकी और हिरोशिमा के निर्दोष लोगों के रक्त से रंजित हैं, जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान से लेकर संसार के जिसका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ रहा, चाहे पाकिस्तान जैसे आतंकी हो, ओसामा बिन लादेन आतंकी हो, आईएस के आतंकी हो या अन्य आतंकी हो, सीरिया में स्वयं घोषित कई लाख करोड़ के आतंकी को सीरिया का शासन सौंपा, अगर किसी ने सौंपा तो अमेरिका ने, और इनाम लगाया भी अमेरिका ने। परंतु एक दिन कुवैत पर हमले का दंड जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश पर उस समय किस प्रकार से बिबड़ा रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ इराक को मिटिया मेट कर दिया गया। परंतु आज ईरान पे इतना हमला हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ केवल निंदा करने के, जैसे भारत की तरह कि पाक आतंकी हमला करते हैं, निंदा करते रहते हैं सदैव। हम उन आतंकियों के
को समूल नाश इस ढंग से नहीं करते हैं जिस प्रकार से इजराइल करती है, अमेरिका करती है अपने विरोधियों को, रूस करता है, चीन करता है। कमजोर रहना एक अपराध है। यह किस प्रकार का अपराध है? आज जिस प्रकार अभी भारत पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो देश विदेश का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं था। अमेरिका सहित तमाम देश आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। जो देश खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। आज ईरान से ये युद्ध ने एक पूरे संसार की आंखें खोल दी कि कमजोर रहना एक अपराध है। कमजोर व्यक्ति की आवाज किसी के दरवाजे पर न न्यायालय में सुनी जाती है, न सरकारें सुनती है, न विश्व समुदाय सुनता है। विश्व समुदाय की कमजोर आवाज आज इतना सामने हो रहा है पर कोई नहीं बोल पा रहा है। यह बहुत बड़ी त्रासदी है। हम देखते हैं, हमने देखा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो लड़ी, मुजफ्फरनगर कांड में जिस प्रकार से तहस नहस सरकारों ने किया, तत्कालीन मुलायम और कांग्रेस सरकार के सह पर मुलायम सरकार ने जो कृत्य किया, जिसे सीबीआई ने नाजी अत्याचार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारियों के समकक्ष रखा सीबीआई की रिपोर्ट पर। जिन शासन प्रशासन पुलिस के अधिकारियों को, तत्कालीन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सीबीआई ने, वो उनको संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो देश की सरकारों ने किया। यही नहीं, इसका मुख्य खलनायक जो था उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कमजोर रहना, जिसका समाज कमजोर व्यक्ति के साथ देह भी प्राण भी देह को छोड़ देता, जो शरीर जर्जर होता है। उत्तराखंड को देख लीजिए, उत्तराखंड के लोग अपने हितों के लिए, अपने सम्मान के लिए एकजुट नहीं होते। उनके लिए आवाज उठाने वाली कोई पार्टी नहीं है। तुम कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को जिता लो, कांग्रेस को जिता लो, उनके हक हकूकों और सम्मान के लिए खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से देख लो, एक पार्टी ने भी आवाज उसके विरोध में नहीं निकाली। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए, वहीं 84 के दंगों के खिलाफ कई बार आयोग बन चुके हैं, उनको मुआवजा देने के लिए सारी पार्टियों में होड़ लगी है। वहीं गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत हैं, क्योंकि वहां समाज एकजुट है, पीड़ित समाज एकजुट है। यहां तो कोई बने केवल अंध समर्थन के बल पर नहीं, मूल्यों के आधार पर। भारत में तो एक पूरे संसार में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को महान बना रहा है, वो टैरिफ लगा रहा है, वो विश्व के संसाधनों को, वेनेजुला से लेकर ईरान के संसाधन, ईरान पे इसीलिए हमला हो रहा है। वो परमाणु बम बनाए न बनाए ये तो बहाना है। वहाँ के खनिज तेल संसाधनों पर कब्जा करना, अपने प्यादे सरकार को बनाना, जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश और इत्यादि देशों में बनाया। परंतु भारत में तो एक अजीब चल रही है। यहाँ प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की जगह जातिवाद का जहर से देश की प्रतिभाओं का दमन किया जाता है, देश को पतन के गर्त में डालता है। जातिवाद और संप्रदायवाद की अंध कुएं में धकेला जाता है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियां देश के हित के लिए काम करने के लिए लंबी योजनाओं के बजाय केवल आगामी चुनाव कैसे जीते उसके लिए ही समर्पित है। इसका है संसद से लेकर विधानसभाओं की तमाम कार्रवाइयां देख लीजिए, नेताओं का भाषण दीजिए, ये देखिए कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को किस प्रकार से जमी दोज किया जाता है, चाहे वो न्याय हो, कुछ न्याय के नहीं, भारतीयता को रोंदने का काम किया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने द्वारा जो जिस प्रकार का एक जन हितों को रोनने वाला कानून बनाया, उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों, न्याय की तुला पे जो कसौटी पे खरा नहीं उतर पा रहा है, उसका विरोध करने वालों को घर पे बंधक बनाया गया। आवाज नहीं उठाए, उसके पक्ष में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। और अन्याय अलोकतांत्रिक कानूनों के पक्ष में जो समाज मजबूत है, आज आरक्षित वर्ग मजबूत है, उनके न्याय की समीक्षा पर भी बवाल मचा देते हैं। तो ये चीजें हम कह रहे हैं, अन्याय किसी के साथ ना हो, शोषण किसी के साथ ना हो, सबकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और सम्मान का काम हो। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर देश के भारतीय नागरिक और जो घुसपैठियों को किस प्रकार से देश से बाहर खदेड़ा जाए, जिस प्रकार से ट्रंप सरकार कान पकड़ के बाहर हथकड़ी पहना करके, परंतु कौन करेगा? उत्तराखंड में देखा, उत्तराखंड के आत्मसम्मान को, चाहे अंकिता भंडारी हो, मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे नजफगढ़ की दामनी हो दिल्ली की, कोई आवाज नहीं सुनता। अपराधियों को संरक्षण देने का, जो संदिग्ध हैं, जिन पे आरोपी लगाए गए हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जो इस कांड के खलनायक हैं, उनको दंडित नहीं किया गया। वहां के जल संसाधन से लेकर वन संसाधन, वहां की जनता गैरसैंण की बात कर रही है। विधानसभा सत्र हो रहा है, सारे सत्र हो गए, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, विशेष सत्र सब हो चुके हैं, परंतु एकमात्र बनी हुई विधानसभा को विधानसभा घोषित नहीं करे, जिसे राज्य बनने से पहले एक सरकारी उसमें इसको जनता की आवाज नहीं, क्योंकि जनता अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ती है, दलगत राजनीति में बती रहती है, तुच्छ प्रश्नों पर। न्याय के हित में भारतीय संस्कृति के लिए न्यायार्थ निजबंध को भी दंड देना धर्म है। अन्याय को समूल उखाड़ के फेंकने का काम नहीं करते हैं। हमारे पूर्वजों की जो सीख थी, भगवान राम से लेकर कृष्ण से लेकर भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए नीलकंठ बन गए, जिन्होंने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवम्। कौन करेगा इस बात का? कोई आवाज नहीं सुनता कमजोर वर्ग की। उत्तराखंड के लोगों का, यहाँ दिल्ली के समुदाय में हर सातवां व्यक्ति उत्तराखंडी है, पर उत्तराखंड के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ कोई पार्टी नहीं देती, और यदा कदा जब देती भी है तो उत्तराखंड के लोग अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। सही व्यक्ति का चयन तो बहुत दूर की बात है, जो समाज अपने हितों का चयन नहीं करता। और जो देश, भारत का देखो किस प्रकार से अमेरिका रोंद रहा है। एक वो भारत था जो 71-72 में अमेरिका को धुतकार रहा था, तो 7वां बेड़ा भेजो, 4था बेड़ा भेजो, लेकिन हम तुम्हारे गुर्गे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करेंगे। किया भारत ने, भारत की जांबाज सेना ने किया। परंतु आज विश्व का तीसरी सैन्य शक्ति वाला देश, अर्थ शक्ति वाला देश, विश्व दिग्विजयी नेतृत्व वाला देश, अमेरिका के दाएं बाएं इशारों पे इस ढंग से नाच रहा है। उन्हें अपने हितों की चिंता नहीं। अपने सर्वकालीन बुरे वक्त के मित्र सोवियत संघ से लेकर, रूस से लेकर ईरान तक के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो धर्म था हमारा, एक नैतिक धर्म, सनातन धर्म, उसको भी हम निभा नहीं पाए। विरोध करना तो समर्थ
ऐसे बनो ईरान की तरह कि अपनी तरफ से जो आंख दिखाए उसको दंडित करने का काम किया जा सके, पे अपने अस्तित्व की रक्षा करें। चीन ने किस प्रकार से अपने को महाशक्ति बना दिया, अमेरिका की हिम्मत नहीं उस पर ठहरी। उसने कहा मैं विशिष्ट पदार्थ जो उसके पास है, रेयर अर्थ, उसको नहीं दूंगा, तो सारे दंडवत हो गए। उसने सबकी आर्थिक शक्ति उत्पादन का केंद्र बन गया है, ऋण इतने बांट दिए हैं कि संसार अर्थ साम, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के कहता है हम युद्ध सामरिक युद्ध और अर्थ युद्ध दोनों के लिए तैयार है। भारत में बैठ के अमेरिका कहता है हम जो चीन बनाने की भूल कर सके दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे, वो मतलब भारत को कह रहा है। तो भारत को ये संकल्प लेना होगा आज हमें, ईरान पे हुए प्रहारों से ये हम अपनी आर्थिक सामरिक और सही दिशा का आत्मसम्मान का काम, तुम लोकसभा में बहुमत के बल से, छदम मीडिया के बल पे, धन बल पे, बाहुबल से दुनिया की आंखों में, पर यह है नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यत। असत की कभी सत्ता नहीं रहती है, असत का कभी अभाव नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना में कौरव पक्ष में बड़ी भारी सेना थी, अश्वत्थामा से लेकर द्रोणाचार्य कृपाचार्य से लेकर भीष्म पितामह कर्ण जैसे महाबली योद्धा थे, पर योगेश्वर सत के साथ योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरम कृष्णम यत्र पार्थ धनुर्धरम, जहां सत है वहीं विजय है। भारत को अपने निहित स्वार्थों को छोड़कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, अपने स्वधर्म सनातन धर्म को आत्मसात करना चाहिए, न कि अन्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक संदेश है आज पूरे संसार को कि कमजोर रहकर व्यक्ति न अपने आर्थिक हितों का रक्षा कर पाता है, न सामरिक और न सम्मान का। चाहे भारत को देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड के समाज को देख लीजिए, प्रदेश को देख लीजिए या व्यक्ति को देख लीजिए। उत्तराखंड के समाज के लोग आज मजबूत होते, राजधानी गैरसैंण होती, विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा होता है, 5th शेड्यूल लागू होता, मूल निवास भू कानून बना होता है, उत्तराखंड के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को प्रदेश में रोजगार मिलता, परंतु उत्तराखंड के हकों पर कुंडली मार के बैठे हुए नेता और उनके प्यादे जो प्रदेश में आसीन किए गए हैं, बनाए गए हैं जनप्रतिनिधि, वो जनता के जनप्रतिनिधि, वो दलों के प्रतिनिधि हैं, वो अपने आका की आवाज़ सुनते हैं। इसलिए जनता जब सामूहिक रूप से चेतना हो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के काम करे, दलगत हितों से, स्वार्थों से ऊपर उठकर देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, तभी भारत मजबूत रहेगा। किसी की बैसाखियों से कभी सम्मान नहीं मिलता। को किसी को राज न देऊं, जो लेऊं निज बल से लेऊं, गुरु तेग बहादुर ने कहा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं, ये चेतावनी है, ये सीख है अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पे हमले की। अगर ईरान की जगह कोई अमेरिका का प्यादा रहता, उस पर हमला किया जाता है, तो उस पर कितने आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, पर कमजोर व्यक्ति की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, समर्थ को नहीं दोष को स्वाई, जिसकी लाठी उसका भैंस। अगर भारत मजबूत होता तो सारे जड़ चेतन के कल्याण का काम होता। भारत के में
भारतीय भाषाओं में भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती, अभी तो लॉर्ड मकाले की शिक्षा दी जा रही है, अंग्रेजों की राष्ट्रघाती शिक्षा दी जा रही है, केवल व्यक्तिपरक शिक्षा दी जा रही है। भारतीय संस्कृति तो सर्वभूत हितैषिता की बात करती है, जड़ चेतन के कल्याण की बात करती है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव कल्याण, विश्व कल्याण, जड़ चेतन के कल्याण की बात करती हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये सबक जो भारतीयों को सीखने के लिए मिलेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखो राष्ट्र का सम्मान। उस देश में जहां राणा प्रताप ने घास खा कर भी, जंगलों में दर दर भटक कर भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, दासता स्वीकार नहीं की। रानी की झांसी से सीख लीजिए, गुरु तेग बहादुर से ले लीजिए, गुरु गोविंद सिंह पूरा वंश कुर्बान करके उनसे लीजिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी से लीजिए, सुभाष चंद्र बोस से लीजिए। अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर राष्ट्र हित को, अपने राष्ट्र के सम्मान को आगे रखने का काम जिन्होंने किया, उन सबको नमन करते हुए आशा करता हूं कि देश के महापुरुष खेवैया इस बात को आत्मसात करेंगे कि कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है मानवता के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ और खुद व्यक्ति के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।